चलो, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। तो है ना, इसकी क्वेश्चन आंसर करना, चलो ठीक है, फटाफट थोड़ा थोड़ा सा कर लेते हैं, है ना। एक्सेस डिमांड का मतलब जब ईडी जो है वो ज्यादा है, इससे ईडी एग्रीगेट डिमांड है, एएस एग्रीगेट सप्लाई है, और यही हमारी नेशनल इनकम है। आ रहा है समझ? है ना। डिमांड किस चीज से बनती है? चार चीजों से, सी आई जी और एस। लेकिन हम लोग के उसमें टू सेक्टर है, तो सी प्लस आई बोले तो इन्वेस्टमेंट, सी बोले तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और सॉरी एक्स एक्स जो क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स। क्लियर है? जितनी डिमांड कुछ बढ़ गए तो फिर सब कुछ बराबर रहेगा, डिमांड एक्स्ट्रा हो गई इन्फ्लेशन आएगा, सप्लाई एक्स्ट्रा हो गई डिफ्लेशन आएगा। अरे ठीक है। तो बाकी इसमें एक एक भी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आएगा कि नहीं आएगा, पीपीटी से कवर करना तो बता देना, ठीक है ना। रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड से क्या होता है? इन्फ्लेशनरी प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है। एक्सेस डिमांड कई कारणों से हो सकती है, उनमें से एक है राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब कि लोग जो अपना परसेंटेज कंजम्पशन जो है वो क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो लोग जो अपना परसेंटेज कंजम्पशन अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? क्लियर है ना। फिर रिडक्शन इन टैक्स, टैक्सेस कम हुए, लोगों के पास पैसे ज्यादा बचेगा, लोग क्या करेंगे? डिमांड ज्यादा करेंगे। आ रहा है ये समझ में? ठीक है। फिर उसके बाद फिर इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार ज्यादा खर्चा कर रही है लोगों पे, तो क्या होगा? लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, डिमांड एक्स्ट्रा जनरेट हो जाएगी। बिजनेसेस ने अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया तो क्या होगा? लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा और डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से क्या होगा? सर्कुलेट होगा ना पैसा, लोन ज्यादा लिया जाएगा, है ना। फॉरेन इंपोर्ट इंपोर्ट कम होगा तो पैसा बाहर जाना बंद होगा, पैसा बाहर जाना बंद होगा तो लोगों के पास पैसा रुकेगा, तो अगेन परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर एक्सपोर्ट बढ़ गए तो गुड्स कम बचेगी। ये तो खैर इन्फ्लेशन का सीधे सीधे रीजन है ना, कि डिमांड पे सप्लाई के मुकाबले तो एक्सेस है वही रहने वाली। क्लियर? ठीक है। क्लियर। उसके बाद फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब ये, अभी बन को बड़ा बजट, सरकार खर्चा ज्यादा कर रही है और इनकम उससे क्या होगा? बिल्कुल सही। तो क्या कर लेगी? लोन ले लेगी, और या तो फिर पैसे छाप लेगी। ठीक है, एक सेकंड। ठीक। फिर क्या है? impact of excess demand. Excess demand is not a desired situation because it does not lead to any increase in level of aggregate supply, as the economy is already at full employment. Excess demand has the following effect on output, employment and general price. ठीक है क्या? आउटपुट क्या होता है? ठीक है। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट पे है तो याद रखना ये फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, एम्प्लॉयमेंट पे तो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है, डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बस जनरल प्राइस लेवल बढ़ता है। अरे याद रखना फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा एक्सेस डिमांड से। क्लियर है? आउटपुट भी बढ़ेगा। अरे क्योंकि जब और लोग काम करेंगे तो आउटपुट बढ़ेगा।
डेफिशिएंट डिमांड मतलब एग्रीगेट डिमांड कम है किससे, है ना, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। और एक्सेस डिमांड क्या था, एडी इज ग्रेटर देन एएस। ठीक है, तो डिफ्लेशनरी गैप होता है बेसिकली, ये जो है आपके एग्रीगेट डिमांड था और ये नीचे गिर गया, आ रहा है समझ में। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड अगर नीचे आ गया तो पहले आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था एक तरीके से वो ई था, पर अब क्या हो गया एफ, आ रहा है समझ में, मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तब देखो डेफिशिएंट डिमांड के क्या रीजंस होते हैं। डेफिशिएंट डिमांड के क्या रीजन होते हैं, डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उल्टा ही है ये, है ना, इंक्रीज इन टैक्सेस, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फॉल इन इन्वेस्टमेंट, राइज इन इम्पोर्ट, फॉल इन एक्सपोर्ट। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, आउटपुट पे क्या होगा, देयर विल बी एन इंक्रीज इन इन्वेंट्री स्टॉक, क्योंकि पहले से बना रखा है, आ रहा है समझ, एम्प्लॉयमेंट इवेंचुअली कम हो जाएगा, समझ आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री का स्टॉक अच्छा खासा है तो लोग निकालने लग जाएंगे लोगों को, जनरल प्राइस लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, गिरेगा, आ रहा है समझ, ज्यादा स्टॉक पड़ा है लोग प्राइस कम करेंगे बेचने के लिए कि निकलते जाए, क्लियर है ये, ठीक है ना। चलो, एक्सेस डिमांड वर्सेस एफिशिएंट डिमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी डिफरेंस बिटवीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। है ना, एक्सेस डिमांड से इन्फ्लेशनरी क्या पाया जाता है, इससे डिफ्लेशनरी क्या पाया जाता है, इक्विलिब्रियम लेवल, ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है या अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, और ऐसा, ठीक है ना। रीजन क्या है एक्सेस डिमांड का, एक्सेस डिमांड का रीजन क्या है कि एक्सेस ऑफ एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ गया लेकिन सप्लाई उतनी नहीं बढ़ रही है ना, प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ रहा है। ठीक, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डेफिशिएंट का गिर जाएगा, मतलब वो आउटपुट इन्वेंट्री बढ़ जाएगा, बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है ना। प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, है ना, और से डिफ्लेशन। चलो, मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, तो the problems of excess and deficient demand occur when the current aggregate demand is more than or less than aggregate demand required for full, सिंपल है, जो रीजन है ना उन्हीं को कंट्रोल करो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो एक्सेस डिमांड होती है, कम होता है तो डेफिशिएंट चेंज कर लो, ज्यादा है तो कम कर लो, कम है तो ज्यादा कर लो, समझ में आ रहा है। फिर इंक्रीज इन टैक्सेस से क्या था, डिमांड कम होती थी तो चेंज कर लो टैक्स, आ रहा है समझ में? और ये सीधा सीधा इफेक्ट डालता है किसको, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। वैसे ये वाला रास्ता किसके हाथ में रहता है, आरबीआई के हाथ में, है ना, दो लोग हैं, एक है गवर्नमेंट एक है आरबीआई, आरबीआई अपने रेट वेट पॉलिसी से कंट्रोल करता है और गवर्नमेंट किससे कंट्रोल करती है, अरे समझ में, बजट के थ्रू कंट्रोल करती है। आरबीआई के पास दो तरीके के हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब टोटल पैसे ही कम कर दो, बैंक रेट बढ़ा दो, पॉलिसी रेट वगैरह अगर बढ़ जाएंगे, अरे समझ में, रेपो रेट बढ़ा दो, रिवर्स रेपो बढ़ा दो, ठीक है ना। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करो, सेल कर दो तो पैसा तुम्हारे पास आ जाएगा, अरे समझ में। लीगल रिजर्व रेशो बढ़ा दो, लीगल रिजर्व रेशो के दो पार्ट होते हैं, कैश सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। कैश रिजर्व रेशो मतलब कि जो पैसा हर बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो मतलब जो पैसा हर बैंक को अपने पास रखना पड़ता है जिसमें से कि वो लोन नहीं दे सकते, ये रेशो बढ़ते हैं तो बैंक कम लोन दे पाता है। फिर, है ना, measures to correct excess demand. Right? During excess demand, the current demand, aggregate demand, is more than the uh, full employment level of output. है ना, वही है, सेम फंडा है। देखो ये क्या था, एक्सेस इन डेफिशिएंट डिमांड में पहले अपन लोगों ने किसको किया, मतलब जेनरिक बोल दिया,
अब उसी के स्पेसिफिक हो गए। एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग कम करो, टैक्स बढ़ाओ, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी सप्लाई क्रेडिट कम करो। ये आ रहा है ना समझ में? ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है। क्वांटिटेटिव में बैंक रेट बढ़ा दो तो पैसा कम हो जाएगा, रेपो रेट बढ़ा दो तो बैंक अपना पैसा आरबीआई को जमा करा देंगे, है ना। इंक्रीज कर दो तो बैंक अपना पैसा पार्क करने लग जाएंगे, वही आरबीआई के पास सेम ही फंडा है। ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा लोगों का, सेल कर दो, रेशो बढ़ा दो, लोन कम देंगे तो लोगों के पास मनी सप्लाई कम हो जाएगा। क्वालिटेटिव में क्या होता है कि मान लो मार्जिन बढ़ा दिया, मार्जिन बढ़ा दिया, जब बैंक लोन देता है तो सबसे पहले वो मांगता है मार्जिन, कि भैया तुम अपना भी पैसा लगाओ, ऐसा नहीं कि हमें पूरा लोन देंगे। 1 करोड़ का घर खरीद लो तो हो सकता है 25 लाख में मार्जिन मांगो। दूसरा मार्जिन का एक और रिवो होता है कि तुम गिरवी क्या रख रहे हो, कि तुमको लोन चाहिए तो गिरवी क्या रख रहे हो। तो गिरवी जो है, अगर तुमने ज्यादा मांग लिया गिरवी तो क्या होगा, मार्जिन अगर मान लो बढ़ा दिया तो क्या होगा, लोन कम जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। अरे समझे, मोरल सुएशन हर महीने आरबीआई पॉलिसी लाता है और हर 6 महीने में प्रॉपर पूरी रिपोर्ट वो इशू करता है। तो वो जनरल बैंकों से एक ये कोई ऑर्डर नहीं है, जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि यार मत दो लोन उतना, ये वो ऐसा वैसा। ये मोरल सुएशन जो है ये चलता है, समझ में आ रहा है। तो मोरल सुएशन में बोलेंगे लोन कम दो अगर एक्सेस डिमांड है तो, और मोरल सुएशन में डिफ्लेशन होगा तो वो बोलेंगे ज्यादा दो। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है, ये भी क्वालिटेटिव है। इसका मतलब कि सेक्टर वाइज रेट में बदलाव आ गया, या सेक्टर वाइज मना कर दिया आरबीआई ने लोन देने के, एग्रीकल्चर में नहीं देंगे, या कार के लोन में देंगे, या घर के लोन में देंगे। किसी पर्टिकुलर सेक्टर को तुमने चुन लिया तो वो पैसा दूसरे तरफ रूट हो गया। ठीक है ना। फिर मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड में एक फिस्कल पॉलिसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी जो सेंट्रल, हाँ सेंट्रल है, ठीक है। ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस पे कंट्रोल रखते हैं, कौन, गवर्नमेंट थ्रू बजट, आ रहा है समझ। और आरबीआई जो है वो रेट्स का पूरा ध्यान रखता है, जो पूरा लोन वोन का जो हिसाब है उसको पूरा वो ध्यान में रखता है, आ रहा है समझ, ठीक है ना। तो ये सारे एक्सेस डिमांड, वो सॉरी, हाँ ये एक्सेस डिमांड के, एक्सेस डिमांड है तो ये सब कर देना, ये क्वालिटेटिव। डेफिशिएंट डिमांड में ठीक उल्टा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाओ, टैक्सेस कम करो, मनी सप्लाई क्रेडिट बढ़ाओ, क्वांटिटेटिव बैंक रेट कम करो, रेपो रेट कम कर दो, रिवर्स रेपो रेट कम कर दो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस करो। अरे सर ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होगा, खरीद लो, खरीदोगे तो क्या होगा, पैसा चला जाएगा लोगों के पास। डेफिशिएंट डिमांड है तो पैसा आएगा, तो फिर डिमांड बढ़ेगी। हमारा में यही मकसद है कि टाइम जो है वो क्या हो, बढ़े। क्लियर है। ठीक है। फिर क्या है, डिक्रीज इन एलआरआर सीआरआर और एसएलआर को कम कर दो, मार्जिन कम कर दो, लोन ज्यादा जाएगा। मोरल सुएजन बोलो कि बढ़ाओ, लेंडिंग बढ़ाओ, ठीक। तो ये है उसका, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी किसके हाथ में रहती है, आरबीआई। फिस्कल किसके हाथ में रहता है, गवर्नमेंट। मॉनेटरी में सिचुएशन ऑफ मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। और इनके पास क्या टूल्स है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, एलआरआर। इनके पास क्या है, एक्सपेंडिचर पॉलिसी, रेवेन्यू पॉलिसी, टैक्स लगा देंगे, पब्लिक बोरिंग कर लेंगे, डेफिसिट फाइनेंसिंग कर देंगे, ये सेक्टर है। तो ये है आप लोगों को नहीं, ये नहीं है ना, टू सेक्टर है। नहीं नहीं, जो उसमें आया था उसमें देखा था ना अपन ने, जो 12th का अपना वो, यार कोई नहीं, सुन लो, कोई बहुत खास नहीं है, सुन लो 2 मिनट में।
हाँ हाँ, हो गया। क्या है, नहीं है? चलो थोड़ा सा कर लेते हैं। क्या है, थ्री सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट और एंटर हो जाती है, सी प्लस आई प्लस जी। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी होता है, आ रहा है समझ में, है ना? और गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह भी होते हैं, ठीक है, सब्सिडीज वगैरह भी होती है। तो इट इज अज्यूम दैट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज अ कांस्टेंट। लो, कोई चक्कर ही नहीं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया यहाँ पर इन्होंने, कांस्टेंट। क्लियर है? ठीक है ना? तो आई भी हमारा कांस्टेंट था और जी भी हमारा कांस्टेंट हो गया, तो कुल मिलाकर के सिर्फ क्या बचा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अरे समझ में, जो चेंज होगा तो उसमें चेंज आ जाएगा। ठीक है, ये देखो एग्रीगेट डिमांड सी और आई से यहाँ थी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो ऊपर शिफ्ट हो गई। आ रहा है ये समझ में? ठीक है। हाँ तो है तो ना, सी और आई में ऐड ही होगा ना, अगर हम बी से ही है बस। लेकिन है तो ना 20, 20 से तो बढ़ेगा ना ऊपर। समझ गए कि नहीं? कुछ है ही नहीं पे तो खत्म ही हो गया। प्लस कर दिया तो वो बस इतना ही हो गया, है ना? रेमेडी फॉर डेफिशिएंट डिमांड, इसको कैसे करेक्ट करोगे? डिफ्लेशनरी गैप को कम करके, तो डिमांड डिमांड बढ़ा दो। ये देखो, ये सी प्लस आई प्लस जी है, और इसमें ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दो। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जैसे बढ़ाए तो क्या होगा, डिमांड फिर बढ़ जाएगी। ठीक है, आया समझ में? ठीक है ना? चलो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, रिवीजन, है ना? एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप। ये इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, एडी जब ज्यादा होता है किससे, एएस से, है ना? रिक्वायर्ड टू, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहाँ बन रहा है, ओवर द लाइन। आ रहा है समझ? ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम में एक ऐसे पॉइंट पर बनेगा, एडीएस एक ऐसे पॉइंट पर बराबर होंगे जहां तक एडी नहीं पहुंच, वो जहां तक एएस नहीं पहुंच सकता, पहले फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया। इसलिए डिमांड जो है वो एक्सेस में चली गई। क्लियर है? ठीक है। चलो, उसमें क्वेश्चन नहीं है क्या ज्यादा? डिस्टिंग्विश बिटवीन इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप। कैन दिस गैप एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम? ठीक है ना? 2004 में आया हुआ है। ठीक है, 21 साल हो गए मतलब। चलो, तो क्या बोल रहे हैं, इन्फ्लेशन गैप एडी से ज्यादा, डिफ्लेशनरी एडी कम। ठीक है, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे इन्फ्लेशनरी गैप का क्या अंतर पड़ता है, यही अभी पढ़ा अपन लोगों ने। क्लियर है? ये सेम है, और डिफ्लेशनरी में गिर जाता है। प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इन्फ्लेशनरी गैप का नाम ही में छुपा हुआ, प्राइस बढ़ जाते हैं, डिफ्लेशनरी प्राइस कम हो जाता है। तो ये मतलब क्या जाना कि डायग्राम फिगर 9.1 में है, जब तक कि बना के ना हो। अरे हम, ठीक, चलो चलो, स्टेट द ट्रीटमेंट ऑफ फॉलोइंग, ट्रीटमेंट ऑफ फॉलोइंग मेजर्स बाय सेंट्रल बैंक ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड में बैंक रेट क्या करेगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन में
ठीक है, चलो फिर नेम द मॉनेटरी मेजर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर रही है, क्या है ये? ओपन मार्केट ऑपरेशन। मेजर बताना है, मॉनेटरी मेजर टू करेक्ट एक्सेस इन वर्ल्ड डिमांड, ठीक है। इंस्टेड ऑफ 80% नाउ 90% ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। इट रिजल्ट इन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय कमर्शियल बैंक रेट। RBI advised SBI to stop advertising for home loans. Central bank reduces the amount of time and demand deposits required to be kept as reserves. अबे LRR, उसमें से भी कौन सा? CRR। चलो, RBI instructed not to advance loan to people with income above 5 lakh. Selective credit control है, ठीक है, कि पर्टिकुलर लोगों को लोन नहीं देना। चलो, an excess of aggregate demand over aggregate supply always implies a situation of inflationary gap. बताओ। ज्यादा होता है जो टेस्ट रेट ही ज्यादा होता है, इन्फ्लेशन है। Excess of aggregate demand always implies a situation of inflationary gap. Refute होगा, ऑलवेज नहीं होगा ना। देखो, एग्रीगेट डिमांड अगर एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर जाता है और अगर मान लो कि फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो फिर तो बढ़ जाएगा ना। नहीं आया समझ में? अगर हम ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट में है तो ही क्या होगा? हाँ, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बैलेंस है, सबसे बेस्ट है, क्योंकि जितना एडी है उतना ही एएस। पर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में क्या होता है? कुछ लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। हाँ, क्या? एडी जितना होना चाहिए उससे कम है जितना। हाँ, मतलब एएस ज्यादा पे जा रहा है ना। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट होगा तो एडी कम है, एएस बेसिकली, ठीक है। ऐसा होगा, ठीक है। फिर क्या है? सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देख लो एक बार, कोई डाउट है तो बताओ। एक्सेस डिमांड तो फुल एम्प्लॉयमेंट में होती है ना, तो फुल एम्प्लॉयमेंट में और अपॉर्चुनिटीज क्या ही मिलेंगी, उसके बाद कांस्टेंट ही रहती है एम्प्लॉयमेंट तो। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट है ही ऑलरेडी, तो वो बढ़ जाते हैं, क्या कहते हैं, पैसे बढ़ जाते हैं, है ना। ये हाँ, केटी का जो गैप है वो क्या है? वो इन्फ्लेशनरी गैप है। नहीं, कम हुआ है ना, प्लस हुआ है ना इन्वेस्टमेंट। अच्छा, मुझे लगा आंसर देख लिया। इन्फ्लेशनरी गैप है, देखो एडी वन मतलब बढ़ा है ना, ठीक है। हाँ, स्टेट एनी टू फिस्कल मेजर्स टू करेक्ट द सिचुएशन।
reduction in government expenditure. Moral suasion और selective credit taxes और government expenditure. ठीक है, टैक्सेस के अलावा और Fiscal होता है. टैक्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को वो कर देंगे, Increase कर देना. कम कर देंगे और टैक्सेस को बढ़ा देंगे. टैक्सेस के अलावा कुछ और? वो डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं, deficit financing भी करेगा. डेफिसिट फाइनेंसिंग में तो और बढ़ जाएगा ना। बुक में तो ये सारा मैं तो याद करिए, बुक में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिया, टैक्सेस दिया, नहीं नहीं, और है। तो उसमें भी वही हुआ है. हाँ चलो, Increase in taxes. बहुत सारे हैं और क्या हो सकता है इसके अलावा? देखो, गवर्नमेंट के जो मेजर्स हैं वो खर्चे से ही रहते हैं, समझ रहे? सब्सिडी बोल दो कि सब्सिडी कम कर देगी गवर्नमेंट, सिंपल। मतलब वो ऑल ओवर तो रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में है. हाँ ठीक है। चलो, अरे ये चिल्लर पिल्लर, चलो करते हैं। हाँ, to boost the falling demand in the economy, RBI recently reduced repo rate and reverse repo rate. Elaborate the rationale. कम कर दिया इसने रेपो रेट। वो डेफिशिएंट डिमांड होगी ना, तो वो रेट वगैरह कम करके मनी सप्लाई बढ़ा देंगे, जिससे कि डेफिशिएंट डिमांड की वो सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम. सही है, ठीक है। फिर क्या है? प्रोग्राम्स लाइक स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया कैन हेल्प ड्यूरिंग डिफ्लेशनरी सिचुएशन, बताओ। प्रोडक्शन बढ़ेगा, मतलब मेक इन इंडिया वगैरह से, स्टार्टअप इंडिया. डिफ्लेशनरी सिचुएशन में तो प्रोडक्शन वैसे ही ज्यादा रहता है। डिफ्लेशनरी सिचुएशन है ना. हाँ, देखो, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा पहले तो, दूसरा फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ आकर के इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगी। नहीं है ऐसा नहीं। मेक इन इंडिया मतलब यहाँ आकर के बनाओ, बनाओ तो जैसे ही पहले बिल्डिंग बिल्डिंग बनाएंगे तो पैसा फ्लोट होगा, तो डिमांड बढ़ेगी। आ रहा है सर? करस्पॉन्डिंगली फिर सप्लाई भी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो फिर क्या है? एक्सेस डिमांड, अभी ये तो कर लिया था। As per the news published in Economic Times on 26th of December, RBI has sold government securities इतना to drain out excessive liquidity. Identify likely cause and consequences. एक्सेस डिमांड होगी तो जो मैं सोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टैक्स पे कर दिया, फिर उसके बाद ठीक है, एक्सेस डिमांड होगी और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? लोगों के पास पैसे कम हो जाएंगे, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, तो डिमांड नीचे आ जाएगी। आ रहा है ये समझ में? ठीक है, चलो फिर क्या है? ऑब्जेक्टिव कर लो या करें ऑब्जेक्टिव भी? असेसिंग भी कर लेते हैं, वो थोड़े डिफिकल्ट पड़ते हैं. अबे इसमें कहाँ से क्वेश्चन चालू, कहाँ आंसर है? चलो ठीक है, ये तीन पहले देखो। assertion reason, assertion क्या है? ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड देयर इज नो चेंज इन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
True, false. सही है. True है. Second, at the time of excess demand, there is no involuntary Both are true and Both are correct true and explanation are of the each correct of them. explanation of it. ठीक है ना? हाँ, ये option. Good. Second, deficient demand leads to underemployment equilibrium. सही तो है. फिर during deficient demand equilibrium is determined at level less than full employment equilibrium. ये सही है. सही है. दोनों सही. ठीक है. पहला वाला शायद गलत है. नहीं, तीसरे वाले का दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक दूसरे की. Excess demand does not lead to any increase in level of नहीं होगा ना. वो सेकंड Excess demand gives rise to an inflationary gap. सही तो है. तो सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है. हाँ. ठीक है option. A रीजन है R का. Assertion is the reason of reason. आ रहा है समझ. इसलिए भी ऑप्शन आ जाएगा. चलो ठीक है. ये वाले बताओ. स्टेटमेंट 1. दोनों सही है. और रीजन है. अच्छा इसमें तो ऐसा कुछ इसमें तो वो नहीं. ऐसा चलो ठीक है. हाँ. सेकंड वाला. पहला वाला सही होगा. है. Efficient, चुप है. voluntary, involuntary, involuntary. अरे इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री है ही नहीं ना. डेफिशिएंट डिमांड है. Demand. अच्छा हाँ ठीक है ठीक है. Employment से हाँ, हो जाती है ना, कम हो हाँ, जाती है. ठीक है. लेकिन वॉलेंट्री नहीं. अनएम्प्लॉयमेंट इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. इनवॉलेंट्री. वॉलेंट्री तो होता ही नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट. हाँ. चलो फिर क्या है. वन वाला false हो जाएगा. फॉल इन. Second वाला सही है. Statement 2 is true, statement 1 is. Deficient demand occurs due to fall in consumption expenditure invest in hardware. Third. क्या होगा. First वाला false. Problems of excess and deficient demand can be solved by bringing change in the level of aggregate supply. मतलब डिमांड को चेंज करते हैं ना पर तो सप्लाई तो हाँ मतलब सप्लाई ऐसे तो चेंज हो नहीं सकती. फुल में रहती है. बाकी लेकिन देखो अगर अपन कर पाए सप्लाई को चेंज तो एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड चेंज सॉल्व हो जाएगी. लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं आएगा वो. फुल एम्प्लॉयमेंट तो false हो गया है. नहीं तो सवाल एक्चुअली में गड़बड़ है ना. इसका आंसर क्या है आपका? दिया इसका देख के बता देंगे क्योंकि ये तो सब्जेक्टिव हो गया ना. फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ थोड़ी ना कर पाओगे तुम. डिपेंड करेगा. फिर तो मतलब वो वैसे गलत हो गया ना. इकोनॉमिकली एज ए स्टेटमेंट सही है वो. ठीक है. चलो ठीक है. वो दूसरा स्टेटमेंट देखो.
फॉल्स पे डालेगा डिफरेंट क्वालिटी का भी है। सीधा सीधा फॉल्स है ना, ठीक है। फिर फोर्थ वाला, स्टेटमेंट वन तो ट्रू है। वो तो ट्रू है, वो स्टेटमेंट हम्म दोनों ट्रू है। हम्म, ठीक है। फिफ्थ वाला, वन वाला फॉल्स। अबे वन वाला तो ट्रू है ना, ठीक है। दूसरा वाला फॉल्स है, वन इज ट्रू। ठीक है। तुम लोग की क्लास कितने बजे तक? 5:30 तक है ना? 5। चलो 5 तो बज गए, ठीक है। चलो